नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, मगर क्योंकि देश का दिल है, इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की नाक में दम किया हुआ है। ढेरों मुख्यमंत्रियों के मुकाबले अरविंद केजरीवाल का राष्ट्रीय चर्चाओं में जैसा बोलबाला है, वह कई बातों का प्रमाण है। संदेह नहीं कि वे देश की उम्मीदों के नायक रहे हैं। देश उन्हें जानता है, उनसे बहुत उम्मीदें पाली थी। वे अपने आप को नरेंद्र मोदी के सामने बतौर विकल्प पेश करने का ख्याल पाले हुए थे। इसलिए वे लगातार इस कोशिश में है कि किसी न किसी बहाने चर्चाओं में बने रहें। उपराज्यपाल से झगड़ा, दिल्ली के संवैधानिक दर्जे आदि की बातें अपनी जगह है, मगर असलियत में अरविंद केजरीवाल अपने पर फोकस बनवाए रखने की जुगत में है। वाहवाही हो या बदनामी, केजरीवाल को चर्चा चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी बिना सुर्खियों के रह नहीं सकते, वैसे अरविंद केजरीवाल को भी चर्चा चाहिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अफसरों के तबादले से लेकर जनता में 100 दिन मनाने आदि की तमाम बातें उन्हें चर्चित बनाए रहती है। सवाल है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी चर्चाओं का अखिल भारतीय असर कैसा हो रहा होगा। इन सुर्खियों से देश में पॉजिटिव रुख है या केजरीवाल का ग्राफ गिर रहा है, आज इस पर चर्चा है। मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। उत्तर प्रदेश में फिर से राम मंदिर मुद्दे की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चुनाव आते आते अगर यह मुख्य मुद्दा बन जाए तो हैरानी नहीं होगी। भाजपा के कुछ नेताओं के बयानों के बहाने साधु संतों ने मंदिर आंदोलन फिर शुरू करने की तैयारी की है। 90 के दशक में मंदिर आंदोलन से जुड़े भाजपा नेता विनय कटियार ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करे। वे चाहते हैं कि सरकार या तो बातचीत के जरिए सबको समझाकर मंदिर बनाए या संसद में कानून पास करके राम मंदिर का निर्माण करे। विश्व हिंदू परिषद, साधु संतों की तैयारी और भाजपा नेताओं के बयान को देखकर कांग्रेस ने अंदेशा जताया है कि भाजपा फिर से राम मंदिर आंदोलन की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपनी सरकार के 1 साल पूरे करने के मौके पर मथुरा में रैली करने में भी कांग्रेस नेता सांप्रदायिक पहलू देख रहे हैं। उनका कहना है कि रैली के लिए जानबूझकर मथुरा का चयन किया गया था। प्रधानमंत्री खुद वाराणसी से सांसद हैं, सो ये भी कहा जा रहा है कि अयोध्या के साथ साथ मथुरा और काशी का मसला भी 2017 में उठ सकता है। जानकार सूत्रों का ये भी कहना है कि 2017 के चुनाव से पहले केंद्र सरकार मंदिर बनवाने की कोई पहल भी कर सकती है। मायावती और मुलायम सिंह का वोट तोड़ने के लिए इसे जरूरी माना जा रहा है। बिहार में राजद और जनता दल यू का गठबंधन कराने के लिए न तो मुलायम सिंह यादव दखल देने वाले हैं और न सोनिया गांधी दखल देने जा रही हैं। हालांकि जनता परिवार की दोनों पार्टियां चाहती हैं कि मुलायम और सोनिया दखल देकर गठबंधन कराएं और सीटों के बंटवारे में पंच बने, लेकिन दोनों इसके लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आए थे तो उनकी मुलायम सिंह से मुलाकात हुई थी, लेकिन वे कोई ठोस आश्वासन लेकर नहीं लौटे थे। बाद में बताया जा रहा है कि शिवपाल यादव पटना गए थे, जहाँ नीतीश कुमार के साथ उनकी बात हुई थी। लेकिन सपा की चिंता सिर्फ अपनी सीटों की है। उनके नेता भी गठबंधन में हिस्सा चाहते हैं। वैसे सपा की ओर से पहले ही लालू प्रसाद की मदद की जा चुकी है। जनता परिवार की 6 पार्टियों का विलय सपा के कारण टला है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद ऐसा चाहते थे। दूसरी ओर कांग्रेस ने नीतीश कुमार की मदद कर दी है। उनके साथ तालमेल करने और उनकी कमान में चुनाव लड़ने की बात करके कांग्रेस ने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर दी है। सो कहा जा रहा है कि अब कांग्रेस अध्यक्ष इससे आगे कुछ नहीं करेंगी। कांग्रेस की भी चिंता गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा सीट लेने की है। अगर एक बड़ा मोर्चा बनता है तो कांग्रेस कुछ समझौता कर सकती है, लेकिन अगर राजद जदयू का तालमेल नहीं हुआ तो कांग्रेस ज्यादा सीट पर लड़ेगी। कांग्रेस सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, दोनों ही स्थिति में उसके नेता गर्मी की छुट्टियां बिताने विदेश जाते हैं। कमलनाथ से लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजीव शुक्ला सरीखे दर्जनों नेता हैं जो लंदन और दूसरे यूरोपीय देशों की यात्रा पर जाते हैं। लेकिन इस बार सब गड़बड़ हो गई है। राहुल गांधी की सक्रियता से कांग्रेस नेता यात्रा का कार्यक्रम बनाकर चुपचाप बैठे हुए हैं। किसी को अंदाजा नहीं है कि राहुल गांधी किस प्रदेश में पदयात्रा करने का कार्यक्रम बना लेंगे। वे पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के दौरे पर गए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि असल
मुश्किल इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी के राज्यों के दौरे का कोई पैटर्न नहीं है, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि अगला राज्य कौन सा होगा। वे पंजाब गए और उसके बाद महाराष्ट्र और फिर तेलंगाना चले गए, जबकि पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि वे उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश पर फोकस करने जा रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि वे तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जाएंगे। कांग्रेस नेताओं की दूसरी चिंता ये है कि राहुल अपनी यात्रा के लिए किस नेता को चुन लेंगे, ये भी पता नहीं है। वे केदारनाथ गए थे तो उनके साथ जीतन प्रसाद थे, पंजाब गए तो ज्योतिरादित्य साथ थे, विदर्भ में अशोक चौहान थे। सो अगली यात्रा में वे किसे चुनेंगे तय नहीं है, इसलिए भी कांग्रेस नेता छुट्टियों पर जाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। चीन ने भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलसी को स्पष्ट नहीं करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने अपनी चीन यात्रा के दौरान ये मसला उठाया था और कहा था कि दोनों देशों की वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसे खारिज करते हुए चीन ने कहा कि वो एलएसी स्पष्ट करने की बजाय सीमा पर शांति के लिए भारत के साथ एक आचार संहिता बनाने की संधि करना चाहता है। चीन यात्रा के दौरान मोदी की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया में चीनी विदेश मंत्रालय में एशियाई मामलों के डिप्टी डायरेक्टर जनरल हुआंग जिलियन ने कहा है कि दोनों देशों को सीमा पर शांति के लिए एक आचार संहिता बनाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरने वाले आर्थिक कॉरिडोर परियोजना का भी बचाव किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन पाक के बीच हुई 46 अरब डॉलर की इस परियोजना का भी विरोध किया था। चीन ने दक्षिण चीन सागर में तेल खुदाई के लिए वियतनाम के साथ हुई भारत की संधि का भी विरोध किया है। केंद्र सरकार ने कोयला खदानों की नीलामी के दूसरे चरण की शुरुआत का ऐलान किया है। दूसरे चरण में 10 कोयला खदान नीलाम किए जाएंगे। कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने बताया कि 11 से 17 अगस्त के बीच 10 कोयला खदानों की नीलामी होगी। केंद्र सरकार इससे पहले 20 कोयला खदानों की नीलामी कर चुकी है, जिसे सरकार की करीब 2 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में 200 से ज्यादा कोयला खदानों का आवंटन रद्द कर दिया था और उन्हें नीलाम करने के आदेश दिए थे। यूपीए सरकार के समय ICAG की रिपोर्ट में कहा गया था कि कोयला खदानों के मनमाने आवंटन से सरकार को 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस आधार पर ही आवंटनों को चुनौती दी गई थी। पहले जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान हुई। फिर मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास एक अणे मार्ग को लेकर तनाव हुआ और अब मुख्यमंत्री आवास में लगे आम लीची को लेकर जंग छिड़ी है। एक अणे मार्ग में लगे आम लीची के पेड़ों की निगरानी के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती के जीतन राम मांझी के आरोपों पर नीतीश कुमार ने कहा कि उनको आम की नहीं आवाम की चिंता है। नीतीश ने कहा कि वे ऐसी छोटी बातों में नहीं पड़ते हैं। गौरतलब है कि मांझी ने आरोप लगाया है कि एक अणे मार्ग में आम लीची की रखवाली के लिए नीतीश सरकार ने पुलिस कर्मियों की तैनाती बढ़ाई है। इस बारे में नीतीश ने कहा कि उनको इसकी जानकारी मीडिया से मिली और तब उन्होंने डीजीपी से बात की, लेकिन डीजीपी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने डीजीपी से कहा कि आम लीची तोड़वाकर मांझी को दे दें और अगर कीमत वगैरह का कोई मामला आए तो वे अपने वेतन से इसकी भरपाई कर देंगे। मणिपुर में आज सुबह हथियारबंद लोगों ने घात लगाकर सेना की टुकड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें 17 जवान शहीद हो गए। मणिपुर के चंदेल जिले में 6 डोगरा रेजिमेंट की टुकड़ी पर हुए इस हमले में 12 लोग घायल भी हुए। पुलिस का कहना है कि हमला करने वाले आतंकवादी समूह की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि दंगा आतंकवादी समूह NSCN या यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ मणिपुर के आतंकवादियों ने हमला किया हो सकता है। चंदेल जिले में एक महिला की मौत को लेकर कल बंद रखा गया था। बंद आयोजित करने वालों का कहना है कि असम राइफल्स के जवानों ने महिला को मारा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक जन आंदोलन बनाने की तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने इस आयोजन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए अपने योगासन के वीडियो ट्वीट करना शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले अपने फेसबुक अकाउंट पर हर दिन योग से जुड़ा एक पोस्ट डालने का ऐलान किया था। आज उन्होंने योगासन के वीडियो लिंक ट्वीट किए हैं। इसमें योग के कुछ आसनों के बारे में बताया गया है। बताया जा रहा है कि 21 जून को दिल्ली में राजपथ पर एक बड़े समारोह का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे और आम लोगों के साथ वे भी राजपथ पर योग करेंगे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। अपना मानना है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का काम मौन रूप में बोल रहा है।
बिजली के बिल में कमी और गरीब झुग्गी झोपड़ी में छोटी छोटी सुविधाओं ने केजरीवाल सरकार की जमीन पर हवा बनाई हुई है, मगर बदनामी के किस्सों से उन पर अखिल भारतीय फोकस बना है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। अरविंद केजरीवाल किसी न किसी तरह से चर्चा में बने रहने का मुद्दा खोज लेते हैं। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चर्चा बदनामी की वजह से हो रही है या किसी अच्छे काम की वजह से। तभी वे मीडिया पर पाबंदी लगाने, उसकी निगरानी करने और उसके खिलाफ मुकदमा करने का सर्कुलर जारी करके भी चर्चा में रह सकते हैं। असल में उन्होंने जो राजनीतिक स्पेस हासिल किया है वो मीडिया और सोशल मीडिया में चर्चाओं की वजह से उन्हें मिला है। उन्होंने कोई नया राजनीतिक विचार देकर लोगों का आंदोलन किया हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि वे खुद ही कहते हैं कि उनकी पार्टी बिना किसी विचारधारा के है। ऐसे में उनसे चुपचाप अपना काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जब अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, तब भी उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था और फिर उन्होंने यही काम किया है। उन्होंने अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में कार्यवाही का ऐसा मुद्दा उठाया है जिस पर केंद्र के साथ टकराव अनिवार्य हो गया। वे चाहते हैं कि उनको एक पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने दिया जाए। उनसे पहले 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित ने इसके लिए उनकी आलोचना की है। उनका कहना है कि केजरीवाल दिल्ली को समझ नहीं रहे हैं। जब शीला दीक्षित पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो उस समय 5 साल तक केंद्र में भाजपा की सरकार थी, लेकिन उनका कभी भी टकराव नहीं हुआ। लेकिन इसके उलट केजरीवाल लोग केंद्र से टकराने का मसला खोज ले रहे हैं। वे ये भी दिखाना चाहते हैं कि वे यथास्थितिवादी नहीं हैं। इसलिए उन्होंने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के अधिकार का मसला उठाया है। अब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तय होगा, लेकिन केजरीवाल तब तक भी इंतजार करने वाले नहीं हैं। उन्होंने अदालत में चल रही सुनवाई के बीच बिहार पुलिस के अधिकारी बुलाकर दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में बहाल करने की पहल कर दी। हालांकि बाद में अधिकारी खुद ही इसके लिए तैयार नहीं हुए, पर केजरीवाल का इस पर कहना था कि हाई कोर्ट ने एसीबी के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि दिल्ली एसीबी को रोकने का केंद्र सरकार का फैसला संदिग्ध लगता है। केंद्र सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि स्थिति स्पष्ट हो गई। उनके पास जो विभाग है उनमें स्थिति ठीक करने की कोशिश कम की जा रही है। परिवहन, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पूरी तरह से दिल्ली सरकार के अधीन है, लेकिन करीब 4 महीने के कार्यकाल में केजरीवाल ने इन्हें सुधार दिया है। ऐसा नहीं है, इनकी स्थिति बिगड़ी ही है, लेकिन जो विभाग उनके पास है उसमें उन्हें काम नहीं करना है, बल्कि जो नहीं है उसके लिए लड़ना है। तभी सोशल मीडिया में उन्हें लेकर ये मजाक चल पड़ा है कि अगर वो किसी पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री होते तो अभी अपनी सेना बनाने और अपनी करेंसी छापने की इजाजत मांगकर लड़ाई कर रहे होते। सो उन्हें काम करने से ज्यादा ऐसे मुद्दे उठाने में रुचि है जिनसे विवाद पैदा हो और वे मीडिया में बने रहें। इसी से उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर लोगों के दिलो दिमाग में अपनी जगह बनाई है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की दशा पर चर्चा करेंगे। दिल्ली की छोटी घटनाएं भी राष्ट्रीय बहस का आकार पाती है, यह पुरानी बात है। बहुत लोग मानते और कहते हैं कि जिसने दिल्ली जीता उसने देश जीता। उस नाते सवाल है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को जीतने के बाद यदि दिल्ली में अलोकप्रिय बनते हैं तो उसका क्या असर होगा। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण है। विनीत जी, बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जितनी तरह की चर्चाओं में रहे उसका अखिल भारतीय स्तर पर क्या मैसेज जा रहा है, क्योंकि आप पूरे देश में घूमते हैं, तमाम एनजीओ और इन सब से बात होती है, किस तरह की मैसेजिंग अरविंद केजरीवाल की हो रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो विजय थी विधानसभा चुनाव में वो किन कारणों से हुई उन पर विचार कई बार किया जा चुका है, लेकिन विजय के पहले और अब एक ही माहौल है पूरे देश में कि ये आदमी काम नहीं करना चाहता, चर्चा में रहना चाहता है। और ये बात हम लोकपाल आंदोलन से आज तक देखते आए कि ऐसे मुद्दों पर जिद करना कि हमें तो चील के सींग चाहिए, हमें तो गधे का ताज चाहिए, माने बेसिर पैर की बातों को लेके पकड़ के बैठ जाना और मुद्दा बनाना और चर्चा में बने रहना, ये फितरत है। अच्छा, और ये केजरीवाल का इतिहास खाली लोकपाल आंदोलन का या दिल्ली मुख्यमंत्री का नहीं है,
इनकम टैक्स में, एनजीओ के साथ, राइट टू, जहां जहां अरविंद केजरीवाल रहे हैं वहां वहां उन्होंने इसी तरह का रायता फैलाया। नहीं नहीं, लेकिन उन तमाम बातों के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने जितना अपना असर छोड़ा है, और आज भी बिजली के बिल की कटौती का जो बिल के ऊपर ब्यौरा जाता है कि आपको 2000 या 1500 या 500 रुपए कम हो रहे हैं, या झुग्गी झोपड़ी में पानी से लेकर ये जो जमीनी तौर पर है, जमीनी तौर पर काम जनाधार को लेकर कोई संकट नजर आता? मतलब आज की मैसेजिंग तारीख में संकट है। अभी जब मैं आपके स्टूडियो आ रहा था तो मेरी अपने ड्राइवर से चर्चा चल रही थी, जो किसी जमाने में केजरीवाल का बड़ा फैन था। अब वो ये कहता है कि सारे गांव में लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि अगर एक भी यूनिट बिजली का बिल बढ़ गया तो आपको पूरा चार्ज लगेगा। पानी अवेलेबल नहीं है, जितना बोला गया पानी को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। तो जो बुनियादी चीजों के नहीं, वो एक अनुपात में कि जो सोचा था उतना नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ, ये अपने आप में होना बड़ी बात है। आप जानते हैं कि भारत की जनता, वो नरेंद्र मोदी की बात हो चाहे केजरीवाल, जब आप सपना दिखाते हैं और सपना इतना बड़ा दिखाते हैं कि सब समस्याओं का हल दे रहे हैं, तो अगर आप कहीं भी चूक करते हैं तो जनता में हताशा फैलती है। और आज केजरीवाल के प्रशासन को, काम को देख के बहुत तेजी से हताशा फैली। पर आपने सवाल किया राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर की बात मैं करूं तो चाहे वो मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी लोग हो, चाहे एक्टिविस्ट हो, चाहे रेडिकल लोग हो, मैंने नेक्स्ट स्लाइड टाइप, आज सारे लोग एक स्वर से कहते हैं कि आदमी आत्म केंद्रित, स्वार्थी और पब्लिसिटी सीकर है, इसको आदमी को काम से कोई नहीं मतलब नहीं। देखिए, एक नेता को लेकर ये बहस, हर नेता, भले राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी हो, ये सब की बहस एक है कि जो लोकप्रिय होगा वो आत्म केंद्रित भी होगा, वो अपने को सुर्खियों में रखेगा। ये एक मनोविज्ञान नहीं है। उस मनोविज्ञान को जनता हर, मतलब राहुल गांधी को भी स्वीकार करेगी या नरेंद्र मोदी को भी करेगी, तो आखिर इनकी मैसेज देने का, इनको सुर्खियों में देने का अर्थ है। डिलीवरी तो होनी चाहिए ना। आज शीला दीक्षित को लेके केजरीवाल ने कितना बड़ा बयानबाजी करी थी, जेल कर दूंगा, ये कर दूंगा, इतने एविडेंस है। शीला दीक्षित के राज को लोग याद कर रहे हैं। आज आप दिल्ली की सड़कों पर निकलिए, हर आदमी कहेगा कि शीला दीक्षित के राज में विकास दिखाई देता था। आज विकास के नाम पे कुछ नहीं। और ये जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं कि भ्रष्टाचार रोक रहा हूं, ये कर रहा हूं, पहले बोलते रहे कि साहब लोकपाल के बिना भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। आज कैसे रुक रहा है? नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार का कम हुआ है, ये लोगों को महसूस है या नहीं है आपके हिसाब से दिल्ली में? ये चूंकि अभी लोगों को डर है, जिस तरह का माहौल बनाया कि शिकायत करिए, पकड़वा देंगे, तो उस तरह का। लेकिन ऐसा नहीं है कि एमसीडी में पैसे दिए हो या आपके, एमसीडी तो खैर बीजेपी की वो है। भ्रष्टाचार तो कुल मिला एमसीडी के साथ, फिर वो पुलिस आएगा तब भी बोल देंगे कि साहब पुलिस केंद्र के वो तो है ही। तो ये तो अरविंद केजरीवाल का तर्क है ही है कि भाई मैं करूंगा क्या, जो मेरा दायरा उसी में तो मैं करूंगा। जो उनके दायरे में, ऐसा नहीं है कि बिना रिश्वत के काम हो रहे हैं लोगों के, मगर हाँ एक माहौल तो बना। इतना भारी आप होर्डिंग पोस्टरबाजी देख रहे हैं, इतना सब हल्ला देख रहे हैं, तो एक माहौल बनाने को। देखिए हाँ, यहाँ जो बात है, जो आज चर्चा में केजरीवाल है, वो संवैधानिक विषय को लेकर है कि वो कहते हैं मुझे पूरी ताकत नहीं दे रखी। आज की तारीख में यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी की एक सीमा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव है, पुलिस, जमीन, इस तरह के मामले उनके हाथ में। पर एक केजरीवाल के पक्ष में बात जरूर जाती है कि जब एक चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार का जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल की सिफारिश को अनदेखा करके कोई फैसला न, इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति बोलेंगे कि हम मोदी की मंत्रिमंडल की बात ही नहीं सुनेंगे, या यूपी के गवर्नर राम नाईक बोलेंगे कि हम अखिलेश यादव की बात ही नहीं सुनेंगे। वो एक उसकी बहुत अतिवादी विचार हो सकता है उसमें। हाँ, ये इस तरह, ये तरीका नहीं है। जो आपके कार्य क्षेत्र है उनको आप देखें, जो केंद्र शासन, और इसमें मुझे लगता है केंद्र की भी थोड़ी कमी चल रही है कि थोड़े दिन, साल 1.5 साल केजरीवाल को चैन से काम करने देते अगर, तो केजरीवाल का व्यक्तित्व सामने निकल के आ जाता। आज केजरीवाल के पास बच के भाग निकलने का स्केप रूट छोड़ दिया, केंद्र सरकार मुहैया करा रही है। कुछ भी फेल होगा तो कह देगा देखो मैं तो हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, मुझे तो पावर ही नहीं दे रखी, मेरे पास तो अधिकार ही नहीं है, मैं तो एक अधिकारी को नहीं अपॉइंट कर सकता। ये जल्दीबाजी जो केंद्र ने की है, अब इसके लिए गृह मंत्रालय दोषी है या प्रधानमंत्री के सलाहकार दोषी है, वो जाने, पर ये जल्दीबाजी करी है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ केजरीवाल को सरकार चलाते हुए। अगर केजरीवाल को सरकार चलाने देते उसकी मर्जी से, और उसके बाद अगर रिजल्ट ऐसे आते कि भाई जनता में हताशा। पर आपके अनुसार क्या लगता है अरविंद केजरीवाल जो चर्चाओं में, क्योंकि कुछ भी हो, दिल्ली की चर्चा पूरे देश में हल्ला होता है, पूरे देश में उसका घर घर के, मतलब जैसे अरविंद केजरीवाल पहले चर्चाओं में थे उस तरह फोकस में है या नहीं है लोगों? देखिए मीडिया, भले वो बदनामी के नाते हो, भले उसके मीडिया को चर्चा में हमेशा रुचि रहती है क्योंकि कोई कंट्रोवर्सी बने, पर
हकीकत बात यह है कि देश के लोगों की केजरीवाल विषय पर अब कोई रुचि नहीं है। आपने बिल्कुल सही, पिछले 6 महीने से मैं लगातार साउथ से लेके वेस्ट से लेके नॉर्थ सब जगह घूम रहा हूं, मैंने कहीं केजरीवाल की चर्चा नहीं सुनी, जबकि साल 1.5 साल पहले। लेकिन वो बतौर व्यक्ति के नाते साख में गिरावट है या बतौर प्रशासन के नाते काम में कमी है? व्यक्ति के नाते वो कहते हैं ये आदमी बिल्कुल मैच्योर नहीं है, इसको प्रशासन चलाना नहीं आता, ये आंदोलनकारी आदमी है, इसको आंदोलन में रहना चाहिए। नहीं, लेकिन ये नहीं लगता कि व्यवस्था विरोधी, व्यवस्था से लड़ने का मादा अरविंद केजरीवाल अपने, भले वो गवर्नर से उपराज्यपाल से लड़ रहे हो, हाई कोर्ट जा रहे हो, सुप्रीम, उससे व्यवस्था से लड़ने का एक तरह से अपनी इमेज नहीं बना रहे। व्यवस्था से लड़ने की इमेज एक तरीके से वीपी सिंह नहीं बनाई थी। हाँ। उत्तर प्रदेश में डाकुओं का मामला हुआ, इस्तीफा देके भाग गए। बोफोर्स का मामला हुआ, रक्षा मंत्री से इस्तीफा देके भाग गए, फिर बोफोर्स का आंदोलन लेके खड़े। उससे वीपी सिंह की कर्मठ नहीं भले कर्मठ, लेकिन वीपी सिंह का पॉलिटिकल राजनीतिक ग्राफ तो उस समय जो बना उसके कारण बहुत भारी बना था। उसका तो फायदा ले लिया ना केजरीवाल ने। आज 67 एमएलए केजरीवाल का उसी ग्राफ से तो है, पर अब इस 67 एमएलए लेने के बाद सीमाओं के अंदर रहते हुए जितनी तुम्हारे पास संभावना है उतनी डिलीवरी कर दो। वो व्यक्ति के नाते भी और प्रशासन के नाते भी ये करने की चुनौती और ये है। ये अगर कर देते केजरीवाल और केंद्र भी थोड़ा करने देता, तब दूध का दूध पानी का पानी सामने आता। जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।